बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डायफ्रैक्शन है, और इसके साथ डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि इस चैप्टर में हम शुरू से ये ठीक है बहस करते आ रहे हैं कि लाइट जो है वो उसके बारे में ठीक है बहुत डिफरेंट थ्योरीज थी कि लाइट वेव नेचर भी रखती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है। फिर हमने देखा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट की जो है वेव नेचर प्रूव हुई। इसी तरीके से इंटरफेरेंस के बाद डायफ्रैक्शन भी वेव्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि यानी वेव्स के साथ एसोसिएटेड है। पार्टिकल जो है वो डायफ्रैक्ट नहीं कर सकते। डायफ्रैक्शन बेसिकली ये होती है कि वेव के ठीक है जब वेव ट्रेवल कर रही है उसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टेकल या कोई रुकावट आ जाती है तो वो उसके एजिस के अराउंड बेंड हो जाती है। सिमिलर इज द केस विद लाइट के पाथ में अगर हम कोई रुकावट रख दें तो वो उसके एजिस के अराउंड बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट की डायफ्रैक्शन को हमने डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा अगर हम इसको साउंड वेव के साथ कंपैरिजन करें, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर है या डिफरेंट लेट से इस कॉर्नर के एक तरफ इधर पर्सन कोई खड़ा है, ऑब्जर्वर एक ठीक है पर्सन इधर खड़ा है। तो अब अगर ये पर्सन इन दोनों में से इवन कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये दूसरा बंदा जो है उसको सुन सकता है, बट ये दोनों एक दूसरे को अराउंड द कॉर्नर देख नहीं सकते। हालांकि ये देखें मतलब यहाँ पे जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ठीक है उसको सुन सकता है, साउंड वेव जो है वो डायफ्रैक्ट कर रही है। अब लाइट भी वेव्स हैं वो भी डायफ्रैक्ट कर रही है, तो फिर ये एक दूसरे को देख क्यों नहीं सकते? ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में है। ठीक है, तो साउंड वेव जो है वो डोर हो गया, वॉल या लाइक विंडोज हैं, इन चीजों से इजीली डायफ्रैक्ट हो जाती है। जबकि जो लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर्स में है। ठीक है, जबकि जो रियल लाइफ में या जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इस साइज में बेसिकली नहीं होती। तो अब जाहिर सी बात है जब ये डायफ्रैक्शन की एक बेसिक कंडीशन ये भी है कि वेव उसी वक्त डायफ्रैक्ट करेगी जब वो जो स्लिट या वो जो ऑब्स्टेकल है जिससे उसने डायफ्रैक्ट करना है उसका साइज उस वेव के साइज के मुकाबले में, वेवलेंथ के मुकाबले में कंपेरेबल हो, उसके इक्वल हो, तभी डायफ्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन नहीं होती। तो इसीलिए इस केस में जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है वो पर्सन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये दूसरा उसको सुन सक रहा है, तो क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा है वो यहाँ पे डायफ्रैक्ट हो रही है और वो प्रोमिनेंट है साउंड की डायफ्रैक्शन, लेकिन लाइट की वेवलेंथ चूँकि कम है और ये वाला जो साइज है ऑब्स्टेकल का ये ज़्यादा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। मज़ीद ठीक है, इसको हम देखते हैं फर्दर। हम डायफ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से हम ठीक है डिफाइन करते हैं। Property of bending of light around obstacle and spreading of light waves into geometrical shadow of an obstacle is called diffraction। यानी लाइट का ऑब्स्टेकल के जिसके अराउंड बेंड हो जाना, ठीक है, उसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। देखिए इससे पहले हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि जब लाइट इस स्लिट में से पास करती है तो यहाँ पे हमें ठीक है एक पैटर्न ऑब्टेन होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट जो है वो हमेशा ब्राइट होता है। अब अगर हम ये बात कंसिडर करें कि लाइट जो है वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है,
तो या लाइट यानी बैंड अगर नहीं होती तो फिर तो यहाँ पे हमें डार्क स्पॉट मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो जब उसके पाथ में कोई हम ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसके एजेस के अराउंड बेंड करती है। बट ये बेंडिंग जो है ये डिपेंड करता है कि ये बेंडिंग तभी होगी जब ऑब्स्टेकल का साइज, यानी इस ऑब्स्टेकल का साइज और वो जो लाइट की जो वेवलेंथ है उसका साइज कंपेरेबल है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तभी जो है वो डिफ्रैक्शन होगी, या फिर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसका साइज ज्यादा हो, स्लिट का साइज कम हो, तो डिफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होती। तो इसके बाद इसी तरीके से हम इसी बात को एक और एक्सपेरिमेंट से भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बॉल कंसिडर करते हैं जो कि 3 मिलीमीटर साइज की बॉल है। इसको ठीक है लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करवाते हैं। जब हम इसको लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करवाते हैं, जब हम इस बॉल को लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करवाते हैं तो यहाँ पे इसका स्क्रीन के ऊपर शेडो बनता है। अब ये जो शेडो होता है इसमें सेंट्रल पॉइंट जो वो ब्राइट नजर आता है। अगेन अगर ये जो लाइट है ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो फिर ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये कैसे हमें ब्राइट नजर आ जाता है। जाहिर सी बात है कि लाइट जो है वो एजेस के अराउंड बेंड हुई है जिस वजह से वो सेंट्रल पॉइंट जो है वो ब्राइट नजर आता है। हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ये लाइट वेव यहाँ पे आती है तो एजेस के अराउंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब ये टकराती बेंड होती है तो यहाँ पे जो यहाँ पे वेव फ्रंट बनते हैं लाइट के, तो ये जो वेव फ्रंट है ये अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ये एज ए सोर्स एक्ट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का। तो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से रेस आगे भेजते हैं जो सुपर इम्पोज करती हैं और यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट जो है वो मिल जाता है। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जो हम मतलब आमतौर पे शेडोज देखते हैं तो उन शेडोज में तो हमें तो यानी कोई ब्राइट स्पॉट नजर नहीं आता। तो अब देखिए वहां पे ब्राइट स्पॉट हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा होता। देखिए डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि डिफ्रैक्शन तभी प्रोमिनेंट होगी जब जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ और जो ऑब्जेक्ट है या जो स्लिट है ऑब्स्टेकल है उसका जो साइज है वो कंपेरेबल हो लाइट की वेवलेंथ की। तो अब जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया लाइट की वेवलेंथ माइक्रोमीटर्स में है, जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जाहिर सी बात है उनका साइज वो इस माइक्रोमीटर रेंज से बड़ा होता है। तो इस वजह से हमें जो है जो आम रियल लाइफ में जो है वो ये वाली जो डिफ्रैक्शन इतनी प्रोमिनेंट नजर नहीं आती, यानी इन अ सेंस मैं कहूँ कि वहां पे हमें जो ब्राइट स्पॉट है वो शैडो के सेंटर में नजर नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल ये दो डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट देखे तो जिनसे ये बात साबित होती है कि लाइट जो है वो बेंड होती है अराउंड द एजेस और डिफ्रैक्ट करती है, और ये डिफ्रैक्शन तभी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है जब ऑब्स्टेकल का साइज और वेवलेंथ का साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ का साइज कंपेरेबल हो। डिफ्रैक्शन भी बेसिकली इंटरफेरेंस ही है। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या डिफरेंसेस हैं इनको थोड़ा सा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। दो डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज से जब दो वेव फ्रंट जो है वो आते हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। डिफ्रैक्शन के केस में हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स, यानी एक सेम वेव फ्रंट के ऊपर सेम वेव फ्रंट से जो वेवलेट्स हैं जो रेज प्रोड्यूस करते हैं जब वो आपस में कंबाइन होती हैं तो उनसे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं वो साइज में इक्वल होती हैं और विड्थ और साइज उनकी एक जैसा होता है, जबकि जो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन के अंदर फ्रिंजेस बनती है उनमें सेंट्रल जो मैक्सिमा है और उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और उसकी विड्थ भी मैक्सिमम होती है, और जैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा से जो आगे मूव करते हैं तो
इंटेंसिटी और विड्थ दोनों डिक्रीज हो रही होती है। इंटरफेरेंस के लिए जो बेसिक कंडीशन है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए, जबकि डायफ्रैक्शन के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन ये होती है कि जो ऑब्स्टेकल या स्लिट या जो वेज है उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये इनकी जो इंटेंसिटी डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल डायफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल मैक्सिमा जो है इसका साइज मैक्सिमम है, इसका साइज क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाते हैं तो ये देखिए ये फर्स्ट मिनिमम, फिर ये इधर भी फर्स्ट मिनिमम, ये आगे सेकंड मैक्सिमा, तो ये उससे साइज में कम है और ऐसे ऐसे इसका साइज कम होता जा रहा है। इस तरफ भी ऐसे ही है, जबकि इस केस में जो है वो साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के अंदर। इसी तरीके से कुछ और भी डिफरेंस है, जैसे कि इंटरफेरेंस के अंदर ज़्यादा फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती है, नंबर्स की अगर बात करें तो डायफ्रैक्शन के अंदर फ्रिंजेस जो है वो कम प्रोड्यूस होती हैं। और ठीक है, बाकी फिर चले इतने डिफरेंस ठीक है यहाँ पे हमारे पास काफ़ी हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट जो है हम रियल लाइफ में अगर कुछ एग्जांपल देखें डायफ्रैक्शन की, जैसे कि ये जो सीडी के अंदर आपको ये जो रेनबो कलर्स टाइप कुछ चीज़ें नज़र आ रही है डायफ्रैक्शन की वजह से। इसी तरीके से होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है वो भी डायफ्रैक्शन के ऊपर बेस करती है, डायफ्रैक्शन के फिनोमेना के ऊपर। और इसी तरीके से सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट, ये भी डायफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। तो बहरहाल ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास डायफ्रैक्शन की रियल लाइफ में या डेली लाइफ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। इससे पहले हम ठीक है हमने पढ़ा इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे डबल स्लिट हमने यूज़ की, वहाँ से जो लाइट की इंटरफेरेंस है उसको डिस्कस किया। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमने इसमें डायफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करना है ड्यू टू नैरो स्लिट। बेसिकली यहाँ पे ये आपके पास एक सिंगल स्लिट है, ये हमने इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया है स्लिट को, और इस स्लिट की जो सेपरेशन है ये डी है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो इसके बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से इधर से ठीक है यहाँ पे लाइट सोर्स, बहुत सारी लाइट जो है वो आ रही है यहाँ पे। जब ये लाइट सोर्स या ये जो लाइट ट्रेवल करते हुए जब यहाँ पे आती है, अगर ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से जब ये पास करती है तो डायफ्रैक्ट होती है। तो इसके ऊपर जितने भी ये जो पॉइंट्स होते हैं इस लाइट के ऊपर वो एज ए अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एज ए सोर्स एक्ट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के, और आगे जो है वो वेव फ्रंट भेजते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए वेव फ्रंट्स की बजाय उनको रेस के तौर पे ठीक है ट्रीट कर लेते हैं। अब जारी सी बात है यहाँ पे 9 हमने रेस तकरीबन कंसिडर की है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में तो 9 से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हमने 9 जो है वो कंसिडर किया। हम कहते हैं यहाँ पे ये बेसिकली वेव फ्रंट्स हैं, तो इन वेव फ्रंट्स के ऊपर जो है ये आगे फर्दर ये अपना जो है वो वेव फ्रंट्स एज मतलब एज ए सोर्स एक्ट करते हैं और वेवलेट्स आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसको रेज के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं। ओके, अब हमने ये देखना कि ये जो है वो रेज जब ये कंबाइन होती हैं तो इनसे पैटर्न जनरेट होता है। उस पैटर्न को हमने स्टडी करना है, उसके लिए हमने कंडीशन फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको एक लेंस नज़र आ रहा है, ये कन्वेक्स लेंस है, और इस लेंस का जो पर्पस है, इस लेंस का जो पर्पस है वो है कि ये पैरेलल रेज हैं, इन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना, कन्वर्ज करवाना। क्योंकि अगर हमें पता है कि पैरेलल रेज जो है वो तो कंबाइन अगर होंगी तो वो तो इन्फिनिटी पे जाके कंबाइन होंगी, तो या बहुत दूर, तो जाहिर सी बात है उतना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लेंस को यूज़ करते हैं, तो वो रेज को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न ऑब्टेन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से ये लेंस हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने कंडीशन फाइंड करनी है फॉर द मिनिमम। अब यहाँ पे टोटल हमने 9 रेज कंसिडर की, और सारी हम सपोज करते हैं कि लेट्स से ये इस पॉइंट पी के ऊपर आके कंबाइन होती हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे ठीक है कोई वो
यानी लाइट नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है। तो इसके लिए हमने कंडीशन फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये चूंकि 9 रेज है, सारों को हम एक ही दफ़ा में तो स्टडी नहीं कर सकते, हम इनको ठीक है पेयर्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले पेयर्स की फॉर्म में उसमें उधर हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा कि 2 स्लिट थी, वहां से 2 रेज आई, वो इंटरफेयर करती हैं, हमने उनकी स्टडी पहले भी की। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी हम वेव को पेयर की फॉर्म में स्टडी करते हैं इन रेज को। जैसे ये टोटल 9 रेज हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 से 5 और फिर आगे ये 6 से, इस तरीके से 5 से 9। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं ये जो रे 1 और 5 हैं, हम ये सपोज करते हैं रे 1 और 5 जो हैं ये इन फेज हैं। रे 1 और 5 क्या हैं? इन फेज हैं। अच्छा, लेट्स से हम कहते हैं कि जब यहाँ से इधर से रे 1 और इधर से रे 5 जो है वो इस पॉइंट सी तक यानी ए सी तक पहुँचती हैं, इस पॉइंट ए सी तक पहुँचती हैं, तो हम कहते हैं कि रे 1 और रे 5 में जो वो पाथ डिफरेंस आ चुका होता है, यानी ये जो रे 5 है उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ये जो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही रे 5 रे 1 के मुकाबले में, और ये लेट्स सपोज हम कहते हैं ये λ/2 एक्स्ट्रा डिफरेंस ये कवर करती है। तो इस वजह से जब ये यहाँ से आगे फिर ये फर्दर आती हैं, इस पॉइंट के ऊपर आके कंबाइन होती है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मिनिमा बनता है। अब इसी तरीके से जैसे रे 1 और 5 इन फेज है, इसी तरीके से ये जो 2 और ये जो ठीक है आपके पास है 6, ये भी इन फेज है, 2 6, और फिर इसी तरीके से 3 7 और 4 8 ये वेव्स जो हैं ये इन फेज हैं। ओके, अब हमने इनके लिए कंडीशन फाइंड करनी है। अच्छा, ये हमने कहा ये बिल्कुल इसको सेंटर में हमने रे 5 कंसिडर किया था, तो यहाँ पे इसकी टोटल सेपरेशन जो है वो डी है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, यानी ये यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये d/2 के इक्वल हो गया, और इसी तरीके से यहाँ से लेके ए तक का जो हिस्सा ये भी d/2 के इक्वल है। ओके, ये जो पाथ डिफरेंस है जो इस रे 5 को 1 के मुकाबले में, हम पहले रे 1 और 5 को ठीक है स्टडी करें, इसके लिए हम कंडीशन फाइंड करें। तो ये जो 1 के मुकाबले में 5 को एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना पड़ रहा है, उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। हम इस पाथ डिफरेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब ये क्योंकि लाइट इस ठीक है ऑब्स्टेकल से बेंड होती है, हम कहते हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा के ऊपर ये लाइट जो है वो बेंड होती है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा होगा। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं ट्राइंगल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बन रही है, ये ए एक साइड ड्रॉ कर ली, ये फिर ए से बी ऐसे ये वाली साइड आ गई, और यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से एक लाइन इधर जा रही है, तो ये हमारे पास आ गई बी ए। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये एंगल थीटा बन रहा है, और इसको ये जो ये वाला ए से ये यहाँ तक स्मॉल ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने d/2 कहा हुआ है, और ये वो ए से बी ये वो डिस्टेंस है जो रे 5 को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है, इसको हमने पाथ डिफरेंस या पी डी से शो कर देते हैं। अब यहां से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए परपेंडिकुलर जो है जो साइड थीटा के सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे थीटा के सामने इस वक्त ए बी, और 90 डिग्री के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड होती है वो जो है वो हाइपोटेनस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इस वक्त ये साइन थीटा जो है आपके पास इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस।
तो ये इसको मैं हाइपोटेनिस कर देता हूँ। और ठीक है, तो हाइपोटेनिस 90 डिग्री के सामने इस वक्त ये ए वाली साइड है। वैल्यूज पुट कर दें, ए बी पाथ डिफरेंस हमने उसको कहा, और ये जो साइड ए है ये हमारे पास आ गई d/2। तो यहां से हमारे पास पाथ डिफरेंस के लिए अगर हम इक्वेशन बनाए तो पाथ डिफरेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये d/2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d/2 sin थीटा, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस ये आ गया। तो यहाँ पे हमें ये पता कि ये जो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या उसके लिए जो कंडीशन है और वो हमारे पास होती है λ/2। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो कंडीशन है पाथ डिफरेंस की वो है λ/2। हमारे इस केस में पाथ डिफरेंस इक्वल आया d/2 sin थीटा λ/2। ये 2 से कट गए, यहाँ से हमारे पास कंडीशन बन जाती है d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फॉर फर्स्ट मिनिमा। ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और m की वैल्यू यहाँ पे +-1 +-2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलती जाएगी। और यहाँ पे हमने m की वैल्यू 0 नहीं कंसिडर करनी, क्योंकि हम मिनिमा के लिए हम ये देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम m 0 लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमा आ जाएगा, तो हमने m की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं लेनी। तो इसी तरीके से जैसे ये रे 1 और 5 के लिए हमने ये किया, इसी तरीके से रे 2 और 6 के लिए, 3 और 7 के लिए, और सेम उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।